अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम मनी मार्केट हेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा शायद मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा। सवाल सॉल्व करना बड़ा आसान है। बहरहाल मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में मनी मार्केट हेज की तमाम रिवीजन भी हो जाए और सवाल भी साथ में सॉल्व हो रहा हो। तो अगर हम सवाल देखते हैं, सवाल में लिखा हुआ है अल मीज़ान टेक्सटाइल लिमिटेड AMTL, a Pakistan based exporter and importer of premium fabrics and accessories, is exposed to fluctuations in the exchange rate of euro due to its foreign currency receivables and payables. The details of company's exposures are as follows. Receivables euro 300,000 due in 3 months time from a European customer. Payable euro 500,000 due in 6 months time to European supplier. To manage this currency risk, the Treasury Department has gathered the following market data. मार्केट का कुछ डेटा दिया हुआ है। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स का मतलब ये होता है कि ये सालाना बेसिस पर दिए हुए हैं। अगर मैं यूरो मार्केट में पैसे डिपॉजिट करता हूं तो 3.80% का रिटर्न मिलेगा। अगर यूरो मार्केट से पैसे बोरो करता हूं तो 4.8% का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी मार्केट में मैं पैसे डिपॉजिट करता हूं तो 9.25% का मुझे रिटर्न मिलेगा। और अगर पाकिस्तानी मार्केट में मैं फंड बोरो करता हूं तो 11.75% का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। करंट एंड फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट्स PKR पर यूरो आर गिवन बिलो। करंट स्पॉट रेट और टॉप पर लिखा हुआ है बिड और आस्क, और वैल्यूज दी है 321 और 322। अब जरा इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि करंट स्पॉट रेट का मतलब यह है कि आज का रेट, जो भी आज का दिन है। करंट स्पॉट रेट का मतलब आज का रेट। अब ये रेट मुख्तलिफ तरीकों से दिए हुए होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप टॉप पर हेडिंग पढ़ते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है PKR/EUR। स्लैश के बाद जो चीज लिखी हुई है वो 1 है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना PKR/EUR, इसका मतलब है PKR की वैल्यू नीचे होगी। जो नीचे वैल्यू दी हुई है वो PKR की वैल्यू है। जिस तरह से 321 या 322 PKR है। स्लैश EUR एक EUR या एक यूरो के बराबर। यानी कि यहां पर आपके पास बिड और आस्क प्राइस जो दी हुई है 321 और 322, इफेक्टिवली ये 321 क्या है? ये है PKR 321 पर, स्लैश का मतलब होता है पर यूरो। ठीक है जी। तो स्लैश के बाद जो चीज होती है, यानी कि उसका मतलब होता है PKR पर यूरो। PKR पर यूरो का मतलब यह है कि नीचे दिए गए PKRs हैं पर यूरो, फी यूरो के अगेंस्ट। एक यूरो कितने PKR के बराबर है? अच्छा सर, दो वैल्यूज की दी हुई है, एक दी हुई है PKR पर यूरो और एक दी हुई है PKR 322 पर यूरो। तो ये दो वैल्यूज क्यों अलग अलग दी हुई हैं ये भी बता दें। ये दो वैल्यूज इसलिए अलग अलग दी हुई हैं क्योंकि देखें, आप डीलर से कभी यूरो खरीदते हो, कभी आप उसको यूरो देते हो। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे किसी को बाहर पेमेंट करनी है यूरो में, अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे किसी को बाहर यूरो में पेमेंट करनी है, तो मैं पहले करेंसी डीलर से यूरो खरीदूंगा और फिर अपनी पेमेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और बाहर से कोई मुझे यूरोस भेजता है, बाहर से कोई मुझे यूरोस भेजता है, अब पाकिस्तान में यूरो नहीं चलते, PKR चलते, पाकिस्तानी रुपीस चलता है, तो मैं करेंसी डीलर को बोलूंगा भाई ये यूरो लो और इसके बदले मुझे PKR दो। अब हमेशा आपने एक गोल्डन रूल याद रखना है। गोल्डन रूल याद रखना है हेजिंग के क्वेश्चन में। द डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। इससे आपको सारे रेट्स याद रहेंगे। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा, डीलर को बोलूंगा भाई एक यूरो ले लो, एक यूरो ले लो, PKR दे दो। एक यूरो ले लो, PKR दे दो। एक यूरो मुझसे ले लो भाई, मुझे यूरो नहीं चाहिए, मुझे PKR चाहिए, ये नहीं यूरो।
या बाहर से किसी ने मुझे यूरो दिया, बाहर मुल्क से यूरो आया मेरे पास, मैं डीलर के पास गया, मैंने बोला भाई ये यूरो लें और मुझे पीकेआर दे दें, लोकल जो करेंसी है वो दे दें। अब आपके पास दो रेट्स लिखे हुए आ रहे हैं, एक है 321, एक है 322। बताएं आपको डीलर क्या देगा? रूल क्या है? डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। डीलर जो है वो हमेशा 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 अपना फायदा जो है उसकी तरफ रहेगा। डीलर जो है वो हमेशा 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 आपको नुकसान में रखेगा। तो सर अगर मैं उसको 1 यूरो दूंगा तो इस रूल के हिसाब से वो मुझे पीकेआर 321 देगा, कम पैसे देगा। ऑन द अदर हैंड कभी अगर ऐसा हो कि मैं डीलर के पास जाऊं और मैं उसको बोलूं मुझे 1 यूरो खरीदना है, मुझे 1 यूरो खरीदना है, मुझे 1 यूरो खरीदना है। अगर मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझे 1 यूरो खरीदना है, आप बताएं कि कितने पीकेआर मैं आपको दूं, तो वो बोलेगा कि मुझे पीकेआर 322 दें। अब वो 321 पर एग्री नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आपके पास दो रेट्स दिए हुए हैं, अगर आपके पास दो रेट्स दिए हुए हैं तो 1 यूरो के खरीदने का है और 1 यूरो के बेचने का। अगर आप यूरो खरीदेंगे तो आपको महंगे में मिलेगा, 321 और 322 में से ज्यादा क्या है? 322। लेकिन अगर आप यूरो देंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे पीकेआर दे दो, तो वो कम पीकेआर देगा, यानी कि 322 और 321 में से कम क्या है? 321, तो वो 321 देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। यहां पे मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज कर इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि डीलर किस तरह से ऑपरेट करता है। डीलर लोगों से सस्ते दामों में फॉरेन करेंसी खरीदता है और लोगों को महंगे दामों में फॉरेन करेंसी बेचता है। जिस तरह से यहाँ पर आपने जब उसको 1 यूरो दिया तो उसने आपको 321 रुपीज़ दिया, आपसे उसने 1 यूरो 321 रुपीज़ में खरीद लिया। और फिर कोई और बंदा आएगा जिसको यूरो की ज़रूरत होगी, उसको ये यूरो 322 में बेचेगा। तो ये जो अभी मैंने बात करी, ये जरूर आप लोग बिल्कुल ध्यान से और तवज्जो से इसको समझ लें। ठीक है जी। अच्छा, फिर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड 3 मंथ्स स्पॉट। देखें, यहां पर एक्सपेक्टेड का लफ्ज है, एक्चुअल का लफ्ज नहीं है। एक्सपेक्टेड का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि हमारी तवक्को है या हमारा एक अंदाजा है कि ऐसे होगा। एक चीज कहलाती है एक्सपेक्टेड 3 मंथ्स स्पॉट रेट। इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 महीने बाद स्पॉट रेट इतना होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 महीने बाद, 3 महीने बाद डीलर यूरो को पीकेआर में और पीकेआर को यूरो में इस रेट पर तब्दील करेगा, चेंज करेगा, एक्सचेंज कर रहा होगा। ये एक्चुअल स्पॉट रेट से डिफरेंट हो सकता है। सर एक्चुअल स्पॉट रेट का क्या मतलब है? 3 महीने जब गुजर जाएंगे फिर एक्चुअली जो होगा। जिस तरह से अगर मिसाल के तौर पर मैं बोलूं, आज 1 लीटर पेट्रोल कितने का मिलता है? लेट से पेट्रोल पंप्स पे 1 लीटर पेट्रोल मिलता है पीकेआर 280 का, 280 रुपए का। यह है करंट स्पॉट रेट। आज पेट्रोल कितने का मिल रहा है? आज पेट्रोल पंप जाए, पेट्रोल आपको 280 रुपए में मिलेगा। मैं ये लेक्चर जो है वो तकरीबन मिड ऑफ नवंबर में रिकॉर्ड करवा रहा हूं 2025 के। आप जाएं पेट्रोल पंप जाएंगे, 1 लीटर पेट्रोल मांगेंगे तो 280 रुपए में मिलेगा। ये क्या है? ये स्पॉट रेट है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई पूछे कि यार साल 2035 में पेट्रोल कितने का होगा, साल 2030 में पेट्रोल कितने का होगा, या 1 साल बाद पेट्रोल कितने का होगा, या 2 साल बाद पेट्रोल कितने का होगा, अब मैं नहीं बता सकता। मुझे क्या पता 2027 में, 2030 में, 2035 में पेट्रोल कितने का होगा। 12 लेट से मैं ये कहता हूं कि यार मेरे हिसाब से हर साल पेट्रोल 15-20 रुपए महंगा होता है, लेट्स एज्यूम। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा 1 साल बाद पेट्रोल कितने का होगा, मैंने उसको बोलिए यार लगभग 300 के आसपास चल रहा होगा। आज 280 का, 15-20 रुपए की महंगाई आएगी, 300 के आसपास 1 लीटर चल रहा होगा 1 साल के बाद। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब उस दिन यानी कि जब अगले साल का नवंबर आएगा, तब पेट्रोल कितने का होगा ये कोई नहीं बता सकता। उस दिन तो उस दिन की एक्चुअल वैल्यू से ही पता चलेगा कि पेट्रोल कितने का मिल रहा है। तो एक्चुअल स्पॉट रेट जो होगा वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होगा। जो एक्चुअल स्पॉट रेट होगा वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होगा। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आप क्या कितने का समझ रहे हो कि होगा। और एक्चुअल का मतलब होता है वाकई में कितने का होगा। ये चीज जरा याद रखिएगा। ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि एक्चुअल स्पॉट रेट
और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दोनों दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अब इस सवाल में मुझे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दिया हुआ है। सवाल कहता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 3 महीने बाद स्पॉट रेट इतने का होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 6 महीने बाद स्पॉट रेट इतने का होगा। मैं नहीं जानता कितने का होगा, मैं आज बैठकर गारंटी के साथ नहीं कह सकता। जो मैंने आपको पेट्रोल वाली एग्जांपल दी उस हिसाब से मैं एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। सवाल कहता है कंस्ट्रक्ट मनी मार्केट हेज। अच्छा, इस वीडियो में मैं मनी मार्केट हेज को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि रिसीवेबल्स का और पेबल्स का दोनों केसेस यहां पर इन्वॉल्व है, रिसीवेबल और पेबल दोनों केसेस यहां पर इन्वॉल्व है। तो हम थोड़ा सा मनी मार्केट हेज पे टाइम लगाकर, चाहे इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन डिटेल में इस चीज को सीख लेंगे कि मनी मार्केट हेज क्या है। Construct money market hedge for each of the foreign currency exposures separately and determine the effective exchange rates. Recommend whether each hedge will be beneficial for AMTL, AMTL यानी कि अलमीज़ान टेक्सटाइल लिमिटेड। अब गौर से जरा हम समझते हैं कि मनी मार्केट हेज जो है ना, गौर से हम ये समझते हैं कि जो मनी मार्केट हेज है ना उसका काम क्या है, मनी मार्केट हेज का मकसद क्या है, और मनी मार्केट हेज क्यों यूज किया जाता है। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन चीज को अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली आपकी जो ट्रांजैक्शन है यहां पर वो क्या है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये है कि आपके पास एक रिसीवेबल है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये है कि आपके पास रिसीवेबल है, उससे यूरोज आने हैं, उससे यूरोज आने हैं, उससे यूरोज आने हैं, और 3 महीने बाद आने हैं। ठीक है जी, 3 महीने बाद आने हैं और यूरोज आने हैं। अच्छा, आप जरा बात सुनिएगा, यहां पर हम कुछ वर्किंग करते हैं। देखिए, मेरे पास यूरोज आने हैं, कितने यूरोज आने हैं, मेरे पास यूरोज आने 300,000, 3 लाख यूरोज आने, 3 लाख यूरोज आने हैं। कब आने हैं, आज से 3 मंथ बाद, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद मेरे पास, आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद मेरे पास 3 लाख यूरोज आने हैं। सही है ना, आज नहीं आने, आज नहीं आने, ये याद रखिएगा, आज नहीं आने। अच्छा, एक काम करते हैं, टुडे, अगर बिलफर्ज ये आज ही आ जाते, बिलफर्ज अगर ये आज आते, बिलफर्ज ये 3 लाख यूरोज आज रिसीव होते, बिलफर्ज ये 3 लाख यूरोज आज मिलने होते, तो क्या होता, तो ये होता, तो ये होता कि मैं डीलर के पास जाता और उसको बोलता भाई यूरोज लो और पीकेआर दो, यूरोज लो और पीकेआर दो। अब यहां पर आपके पास करंट स्पॉट रेट क्या है, 321 और 322। बताएं, आप अगर डीलर के पास यूरोज लेकर जाएंगे तो जो डीलर है वो हर एक यूरो के लिए, हर एक यूरो के अगेंस्ट आपको कितने पीकेआर देगा। सर, जो डीलर है ना वो हर एक यूरो के अगेंस्ट मुझे 321 पीकेआर देगा, हर एक यूरो के अगेंस्ट वो मुझे 321 पीकेआर देगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं उसके पास 3 लाख यूरोज लेकर जाऊंगा, अगर मैं उसके पास 3 लाख यूरोज आज लेकर चला जाता, वैसे मेरे पास आज नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर आज मैं उसके पास 3 लाख यूरोज लेकर चला जाता, अगर वो आज आ रहे होते, तो होता ये कि वो 321 रुपीज के हिसाब से एक्सचेंज होते और मुझे 96.3 मिलियन हासिल हो जाते। बहरहाल, इस सवाल में आज मुझे ये यूरोज नहीं मिल रहे, इस सवाल में आज मुझे यूरोज नहीं मिल रहे। ठीक है जी, ये चीज भी याद रखिएगा कि इस सवाल में मुझे आज यूरोज नहीं मिल रहे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर बिल फर्ज आज मिल जाते, अगर बिल फर्ज आज मिल जाते, तो 1 यूरो के अगेंस्ट मुझे 321 रुपीज मिलते और मैं उसको अपने पीकेआर में कन्वर्ट करता, पीकेआर में कन्वर्ट करता, वो 96.3 मिलियन होते। अब हम हेजिंग करते क्यों हैं, हम हेजिंग करते क्यों हैं, हम हेजिंग करते क्यों हैं। सर, हेजिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रिस्क होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि चीजें हमारे फेवर में नहीं चलेंगी। अमूमन हेजिंग, अमूमन हेजिंग तब करी जाती है जब चीजें हमारी फेवर में नहीं चलेंगी। मिसाल के तौर पे लेट से, मिसाल के तौर पे लेट से कि अगर आज का एक्सचेंज रेट 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1 यूरो इज इक्वल्स टू 321 पीकेआर है, अगर आज 1 यूरो डीलर को देते हैं और वो मुझे 321 रुपए देता है, तो फिर हम हेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये अमाउंट हमें आज नहीं मिलना। ये 3 लाख यूरोज आज के नहीं है, ये 3 लाख यूरोज आज के नहीं है, ये 3 लाख यूरोज मुझे आज से 3 महीने बाद मिलेंगे। 3 महीने बाद मैं डीलर के पास जाऊंगा,
डीलर को यूरोस दूंगा, डीलर मुझे पीकेआर देगा, और मुझे इस बात का डर हो, मुझे इस बात का डर हो, मुझे इस बात का डर हो कि जब मैं 3 महीने बाद डीलर के पास यूरोस लेकर जाऊंगा तो हो सकता है कि पीकेआर 250 इज इक्वल्स टू 1 यूरो, यानी कि 1 यूरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 250 पीकेआर का हो जाए, 200 पीकेआर का हो जाए। सर इसमें आपको क्या नुकसान होगा? इससे मुझे नुकसान ये होगा कि अगर बिल फर्ज में 3 महीने बाद गया और 3 महीने बाद 1 यूरो के अगेंस्ट 250 पीकेआर आ रहे हैं, तो मुझे 3 लाख यूरोस के अगेंस्ट जो पैसे मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 75 मिलियन होंगे। यानी कि करेंसी अगर एडवर्सली मूव करी रिसीवेबल्स के केस में, रिसीवेबल्स के केस में अगर फॉरेन करेंसी में पहले आज 321 पीके आ रहे थे, बाद में सिर्फ 250 आ रहे हो, यानी कि मेरी लोकल करेंसी स्ट्रांग हो जाए, महंगी हो जाए, या आपकी फॉरेन करेंसी जो है वो अपना वजन तोड़ दे, या फॉरेन करेंसी जो है उसकी कुवत कम हो जाए। पहले फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट हमारी लोकल करेंसी के 321 यूनिट्स खरीद लेता था, बाद में सिर्फ एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ 250 यूनिट्स खरीद पाए, यानी कि उसकी कुवत कम हो जाए, फॉरेन करेंसी की कुवत कम हो जाए, तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, मुझे इस चीज़ का डर होता है। तो मैं क्या करता हूं? मैं हेजिंग करता हूं। हेजिंग में मनी मार्केट हेज क्या करता है? मनी मार्केट हेज जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए मैं आज के प्रिवेलिंग रेट पर एक्सचेंज कर लूं। मनी मार्केट हेज एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए मैं आज के रेट पर एक्सचेंज कर लूं, ताकि बाद में अगर रेट आगे पीछे मूव हो रहा हो तो उसका इंपैक्ट मुझे ना जाए। अब ये करते कैसे हैं जरा गौर से सुनिएगा। रिसीवेबल्स के केस पर आते हैं। पहले केस हमारे रिसीवेबल्स का, हम क्या करेंगे? हमें फॉरेन कंट्री में कहीं बाहर के मुल्क में से 3 लाख यूरोस रिसीव होने हैं, लेकिन वो रिसीव होने 3 महीने बाद, आज तो रिसीव नहीं होने। हम क्या करेंगे? हम फॉरेन कंट्री में लोन ले लेंगे, यूरो में लोन ले लेंगे। सर क्यों लोन ले लोगे? इसलिए लोन ले लेंगे कि अगर हम फॉरेन कंट्री में यूरो वाला लोन लेंगे तो वो यूरो आज मेरे हाथ में होंगे। सर लेकिन वो तो आपने लोन लिया होगा, मान लिया उस जो लोन लूंगा उस पर लोन भी वापस करना होगा और इंटरेस्ट भी देना होगा, लेकिन मैं आज बोरोइंग कर लूंगा फॉरेन करेंसी में। अब सर वो बोरोइंग कितनी करेंगे? देखिए आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट वाले दो फॉर्मूले हैं वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट वाला एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू पी 1 + RT, और अगर मैं P को सब्जेक्ट बना लूं तो ये बन जाता है P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 + RT। ठीक है जी, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए है, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए है। अच्छा, रिसीवेबल्स के केस में स्टेप नंबर 1, मैं आज फॉरेन करेंसी में बोरोइंग कर लूंगा। सर कितनी बोरोइंग करोगे? मैं उतनी बोरोइंग करूंगा कि बोरोइंग जमा उस पर लगने वाला इंटरेस्ट इतना अमाउंट बन जाए कि जिससे मैं अपना लोन वापस कर सकूं, जो रिसीवेबल आएगा उससे मैं लोन वापस कर सकूं। अब सर ये कैलकुलेट कैसे किया? मैंने यूज किया P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 + RT। मैंने ये सोचा कि यार मैं इतना लोन बोरो करता हूं कि जब मैं ये लोन वापस करूं ना, इतना लोन बोरो करता हूं, कितना इतना कितना इतना इतना बोरो करता हूं कि जब ये वापस करूं तो लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट 3 लाख के बराबर हो। मैंने P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 + RT यूज किया। एस यानी कि फ्यूचर में मुझे 3 लाख रुपए देने हो तो आज कितनी बोरोइंग करूं? 1 + R में मैंने लिया यूरो का बोरोइंग रेट। सवाल में यूरो का बोरोइंग रेट जो दिया हुआ है वो 4.80% दिया हुआ है, और 3 की जगह मैंने 3/12 लिखा। टी की जगह 3/12 इसलिए लिखा क्योंकि 3 महीने के लिए लोन ले रहा हूं। तो मैंने ले लिया 296,443 यूरोस का लोन। इफेक्टिवली होगा क्या? लोन लेने से मेरे हाथ में आज यूरोज आ जाएंगे। इफेक्टिवली होगा ये कि लोन लेने से मेरे हाथ में आज यूरोज आ जाएंगे। 3 लाख नहीं आएंगे, 3 लाख से कम आएंगे, लेकिन आज आ जाएंगे। तो आज मेरे हाथ में 296,443 रुपीज आ गए, यूरोज आ गए। आज मेरे हाथ में 296,443 यूरोज आ गए। अब जरा एक और बात सुनिएगा। आज मेरे हाथ में 296,443 यूरोज आ गए। आज मेरे हाथ में 296,443 यूरोज आ गए। ठीक है जी। अच्छा, ये 296,443 यूरोज जो है ये मैंने 3 महीने के लिए बोरो करे हैं 4.80% पर, यूजिंग एस इज इक्वल टू P 1 + RT। जब मुझे ये वापस करने होंगे तो ये कितने बनेंगे ये भी चेक कर लेते हैं।
तो मैं लोन की अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4.80% मल्टीप्लाइड बाई 3/12 अगर करता हूं तो ये बनेंगे 3 लाख। ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अगर इसको मैं एग्जैक्टली यहां से लिंक कर दूं, अगर मैं एग्जैक्टली यहां से लिंक कर दूं इस अमाउंट को, तो आप देखें कि ये 3 लाख बन रहा है। तो उसूलन कर्क मैं ये रहा हूं कि मैं इतना लोन ले रहा हूं कि जब लोन वापस देने की बारी आए तो लोन और लोन का इंटरेस्ट 3 लाख बने, और जो वो रिसीवेबल से पैसे मिलेंगे वो मैं बैंक को दे दूंगा। हुआ क्या, मेरे हाथ में आज 296,443 रुपीज आ गए। अब क्या किया जाए, अब ये यूरोज है, यूरोज है और ये मेरे हाथ में है, मैं आज ही इनको लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लूं। अब लोकल करेंसी में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मैंने आपको समझा दिया 321 का रेट अप्लाई होगा, तो 321 के रेट के हिसाब से मैंने इसको लोकल करेंसी में कर लिया कन्वर्ट। ये आ गई लोकल करेंसी। अब ये करेंसी, अब ये पैसे मेरे हाथ में, मुझे ओरिजिनली पैसा रिसीव होना था आज से 3 महीने बाद, मुझे ओरिजिनली पैसा रिसीव होना था आज से 3 महीने बाद, लेकिन क्योंकि मैंने बोरोइंग कर ली, क्योंकि मैंने आज ही कन्वर्जन कर ली, तो वो पैसा मेरे हाथ में आज पहुंच गया। अब मैं एक एडवांटेज भी ले सकता हूं ना, मैं इस चीज का एडवांटेज ले सकता हूं कि पैसा मेरे पास आज पहुंच गया रादर देन 3 महीने बाद, तो मैं 3 महीने के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैंने 3 महीने के लिए अगर मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूं, लोकल जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो 9.25% है, 3 महीने के लिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 97358634 रुपीज बनते हैं। सर ये इन्वेस्ट ना करे कंपनी तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर इन्वेस्ट कर दे, अगर इन्वेस्ट कर दे तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 महीने बाद ये अमाउंट जो है वो 97358634 बन जाएगा, क्योंकि आपके पास आज पीकेआर वाली वैल्यू थी, आपने उसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। लोकल पीकेआर का जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो 9.25% है, 9.25% के हिसाब से आपने 3/12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करी, तो ये टोटल अमाउंट आपका 97358634 बन गया। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है। अच्छा, हुआ क्या इफेक्टिवली 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 मुझे जो 3 लाख रुपए आज से 3 महीने बाद रिसीव होने थे, उसके बजाय मैंने उसका इक्विवेलेंट लोन लिया, लोन लेकर और उसको मैंने लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाया। अच्छा, लोन की कोई टेंशन नहीं है, जब 3 महीने बाद यूरो का पैसा आएगा तो वो लोन रीपे हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और उसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर लिया, और 3 महीने बाद लेट से मैं बैंक से पैसा निकालता हूं, तो मुझे बैंक कितने पैसे देगा, बैंक बोलेगा भाई आपने ये जमा करवा दिए थे और इंटरेस्ट के साथ अब ये 97358634 बन गए, ये आप ले जाएं। तो इफेक्टिवली 3 महीने के बाद को कंपैरिजन डेट अगर 3 मंथ का ही हो, तो 3 महीने बाद मुझे बैंक से 97358634 मिल रहे हैं अगेंस्ट 300,000 का रिसीवेबल, यानी कि इफेक्टिव जो रेट बनता है वो 324.53 का बनता है। और अगर इसको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट से कंपेयर करें तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या था, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 3 मंथ्स के बाद का था 327, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट था 3 महीने बाद का 327। तो अब आप मुझे बताएं, बेस्ड ऑन दिस वर्किंग, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, कंस्ट्रक्ट मनी मार्केट हेज फॉर ईच ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर सेपरेटली, रिसीवेबल पेएबल के लिए सेपरेट सेपरेट वर्किंग करो, एंड डिटरमाइन देयर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ढूंढो। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब होता है इफेक्टिवली क्या मिल रहा है, इफेक्टिवली क्या हासिल हो रहा है। इफेक्टिवली मुझे आज से 3 महीने बाद 97358643 रुपीज हासिल हो रहे हैं 3 लाख यूरोस के अगेंस्ट। इफेक्टिवली आज से 3 महीने बाद मुझे 97358643 यूरो पीकेआर हासिल हो रहे हैं 3 लाख यूरोस के अगेंस्ट। ठीक है जी। अच्छा सर, मैं 3 लाख जो है, मैं 3 महीने क्यों बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने के बाद मिल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही अमाउंट मिला था मैंने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया था, और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 327 का। अब आप मुझे बताएं क्या हेजिंग करनी चाहिए, क्या अगर मुझे यूं लगता है, अगर मुझे यूं लगता है कि भाई 3 महीने बाद 1 यूरो अगर मैं बैंक के पास लेकर जाऊंगा तो वो मुझे 327 रुपीज दे देगा, लेकिन अगर मैं मनी मार्केट हेज का टूल यूज करूंगा तो 1 यूरो के अगेंस्ट मुझे 324.53 पीकेआर मिल रहे हैं, तो मुझे हेजिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है वो ज्यादा है। अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ज्यादा है इसका मतलब ये है कि 3 महीने बाद जब मैं यूरो लेकर जाऊंगा तो यूरो के अगेंस्ट मुझे ज्यादा पीकेआर ऑलरेडी मिल रहे होंगे। इस केस में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि कंपनी हेजिंग ना करे। हाँ, कंपनी हेजिंग तब करती जब ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है वो 324.53 से भी कम होता, 320 होता, 321 होता, 319 होता। अगर ये 319, 320, 321 होता
तो मैं कहता कि भाई हेजिंग की तरफ जाओ और मनी मार्केट हेज को यूज करो। अब दूसरा केस है पेबल्स वाला। पेबल्स के केस में मुझे 5 लाख यूरोज पे करने हैं। पेबल के केस में मुझे 5 लाख यूरोज पे करने हैं। कब पे करने हैं? आज से 6 महीने बाद। पेबल के केस में मुझे 5 लाख यूरोज पे करने हैं। कब पे करने हैं? आज से 6 महीने बाद पे करने हैं। ठीक है जी। पेबल्स के केस में मुझे 5 लाख यूरोज पे करने हैं। कब पे करने हैं? आज से 6 महीने बाद पे करने हैं। ये बात पक्की हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब पेबल के केस में क्या होगा? पेबल के केस में मुझे किस चीज का डर होगा, देख लेते हैं। मुझे कितने पे करने हैं भाई? 5 लाख पे करने हैं। कब पे करने हैं? 6 महीने बाद। मुझे 5 लाख यूरोज पे करने हैं। कब पे करने हैं? 6 महीने बाद। ठीक है जी। 5 लाख पे करने हैं। कब पे करने हैं? 6 महीने बाद। अच्छा सर, अगर आज ही पे कर देता, आज ही पे कर देता, आज ही पे करने होते, आज के दिन पे करने होते तो क्या होता? अगर आज के दिन ही पे करने होते ना, अगर आज के दिन ही पे करने होते तो मैं ये 5 लाख यूरो जो पे करने हैं उसके लिए आज ही यूरोस खरीदता। 1 यूरो मुझे कितने का मिलता? 1 यूरो मुझे 322 रुपए का मिलता। 1 यूरो मुझे 322 रुपए का मिलता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 161 मिलियन की कहानी होती अगर आज मुझे ये 5 लाख यूरोस पे करने होते। लेकिन मुझे आज तो पे नहीं करने, आज तो पे नहीं करने। अब मुझे किस चीज का डर होगा? मुझे इस चीज का डर होगा कि आज मुझे 1 यूरो, आज मुझे 1 यूरो, आज मुझे 1 यूरो 322 रुपए का मिलता है। आज के दिन मुझे 1 यूरो 322 रुपए का मिलता है। मुझे इस बात का डर होगा, मुझे इस बात का डर होगा कि बाद में कहीं यूरो महंगा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज से कुछ टाइम बाद, आज से 6 महीने बाद जब पेमेंट करनी है तब 1 यूरो, तब 1 यूरो 600 रुपए का ना हो जाए। मुझे इस चीज़ का डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब मुझे 6 महीने बाद पेमेंट करनी हो और मैं यूरो खरीदने जाऊं डीलर के पास, तो डीलर बोले भाई 1 यूरो तो 400 रुपए का हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मुझे 5 लाख यूरोस की पेमेंट के लिए उस दिन चाहिए होंगे 5 लाख इंटू 400, यानी कि 200 मिलियन PKR। तो इसीलिए मैं मनी मार्केट हेज की तरफ जाता हूं। मनी मार्केट हेज क्या करता है? मनी मार्केट हेज जो है वो हेजिंग का एक तरीका है। वो आपके एक्सचेंज को एक्सेलरेट कर देता। वो बोलता है कि यार मैं कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करूंगा जिसकी वजह से आपका जो करेंसीज का एक्सचेंज है, यानी कि आप लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज कर रहे हो वो मामला आज ही हो जाएगा, या आज के रेट पर ही हो जाएगा, या 322 के रेट पर ही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मनी मार्केट हेज क्या करता है? मनी मार्केट हेज ये कहता है कि मैं कुछ ऐसा तरकीब बनाऊंगा जिस तरकीब के तहत जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी का रेट है वो आज वाला अप्लाई हो जाए। तो मैंने मनी मार्केट हेज को कहा कि भाई मुझे जो है ना वो पेमेंट करनी है 5 लाख यूरोस की, लेकिन 6 महीने बाद वो पेमेंट करनी है। मुझे पेमेंट करनी है 5 लाख यूरोस की, लेकिन 6 महीने बाद वो पेमेंट करनी है। मनी मार्केट हेज ने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि आज ही के दिन, आज ही के दिन फॉरेन करेंसी खरीद लेंगे। मैंने मनी मार्केट एज को क्या कहा? मैंने बोला 6 महीने बाद 5 लाख की पेमेंट करनी है। उसने बोला भाई मैं ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे आज के रेट पर ही एक्सचेंज हो जाए, तुम आज ही फॉरेन करेंसी खरीद लो। मैंने बोला लेकिन मुझे तो 6 महीने बाद 5 लाख पे करने हैं, तुम सुनते क्यों नहीं हो? 6 महीने बाद 5 लाख रुपए पे करने हैं, आज 5 लाख रुपए थोड़ी पे करने हैं। तो उसने बोला फिर भी तुम आज ही PKR को यूरोज में कन्वर्ट करवा लो। तो फिर मनी मार्केट एज ने उसके बाद ये कहा कि अगर आज पीकेआर को यूरोज में कन्वर्ट करवा रहे हो ताकि एक्सचेंज रेट अगर एडवर्सली मूव करे तो तुम्हें उसका फर्क ना पड़े, तो आज का रेट अप्लाई होगा। बिल्कुल ठीक है। फिर मनी मार्केट एज ने ये कहा कि आज क्योंकि कन्वर्ट करवा रहे हो ना तो तुम 5 लाख यूरोज ना खरीदो, तुम 5 लाख यूरोज ना खरीदो। मैंने बोला यार मुझे तो 6 महीने बाद 5 लाख यूरोज पे करने हैं, मैं अगर 5 लाख यूरोज ना खरीदूं तो क्या ज्यादा खरीदूं कम खरीदूं? मनी मार्केट हेज ने यह कहा कि तुम आज पीकेआर को यूरोज में कन्वर्ट करना, अब 5 लाख यूरोज नहीं खरीदना, उससे थोड़े से कम खरीदना। मैंने बोला क्यों? उससे बोला देखो आज तुम कन्वर्जन करवाओगे, मैं पीकेआर से यूरोज में आज कन्वर्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा, लेकिन वो यूरोज मेरे किसी काम के होंगे आज नहीं, मुझे तो पेमेंट करनी है 6 महीने बाद। तो मनी मार्केट हेज ने कहा कि 6 महीने के लिए हम तुम्हारे यूरोज को इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आएगा, जब वो रिटर्न आएगा तो उससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मनी मार्केट एज ने ये कहा कि देखो 6 महीने के लिए तुम कुछ यूरोज आज लो, इतने लो, इतने लो कि वो इन्वेस्ट कर कर 6 महीने बाद 5 लाख हो जाए, जैसे वो 6 लाख 5 लाख यूरोज हो जाए
6 महीने बाद तुम पेमेंट कर देना। इस हिसाब से मैंने स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट किया। मुझे मैं वापस से यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। मुझे 5 लाख की पेमेंट आज से 6 महीने बाद करनी है। मुझे 5 लाख की पेमेंट आज से 6 महीने बाद करनी है। तो मैं आज जो है ना वो 490,677 इतने यूरोज खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये वाले यूरोज खरीद कर इनको इन्वेस्ट कर दूंगा। मुझे फ्यूचर में 5 लाख रुपए चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रेट जो यूरोज का है वो 3.80% है। तो मैंने P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी यूज किया। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेट है 3.80% का, मल्टीप्लाइड बाई 6/12 जो टाइम पीरियड है उससे डिवाइड किया। तो ये हमारे पास आ जाता है 490,677। 490,677 का अमाउंट आ जाता है। यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि आज आज मैं पीकेआर को यूरोज में कन्वर्ट करूंगा। आज मैं पीकेआर को यूरोज में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, कन्वर्जन अभी भूल जाए, कन्वर्जन के लिए पैसा कहां से आएगा ये भूल जाए। लेकिन मैं कितने यूरोज खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा 490,677 यूरोज। मैं खरीदूंगा 490,677 यूरोज आज, और इसको इन्वेस्ट कर दूंगा यूरो के अकाउंट में। वहां से रिटर्न कितना आता है? वहां से रिटर्न आता है 3.80%। जब ये 490,677 रुपीज यूरो वाले डिपॉजिट अकाउंट में आज 6 महीने के लिए रख दूंगा, तो 6 महीने बाद ये कितने हो जाएंगे? 6 महीने बाद ये हो जाएंगे 5 लाख, और मैं अपनी पेमेंट कर दूंगा। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि मैं आज आज यूरोस खरीदूंगा। कितने? 490,677। ये यूरोस खरीदकर मैं यूरो के एक डिपॉजिट अकाउंट में रख दूंगा। वो ग्रो होंगे, ग्रो होकर वो 5 लाख बन जाएंगे। जब वो 5 लाख बन जाएंगे तो पेमेंट हो जाएगी। उसके लिए मुझे आज लोकल करेंसी को कन्वर्ट करना होगा यूरोज में, बिल्कुल करना होगा। अच्छा, कन्वर्जन का रेट क्या है? अगर मैं यूरो खरीदता हूं आज, तो मुझे 1 यूरो 322 का मिलता है। तो 490,677 यूरोज 322 के हिसाब से 157,998,037 के पड़ेंगे। ठीक है जी। ये क्या करेंगे आप? ये लोकल करेंसी है। इस लोकल करेंसी से ये अमाउंट यूरोस का खरीदेंगे, और ये अमाउंट यूरोस का खरीद कर 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर देंगे। 6 महीने बाद ये 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख हो जाएगा तो पेमेंट हो जाएगी। अब सर ये अमाउंट कहीं से लेना भी तो पड़ेगा, ये अमाउंट कहीं से लेना भी तो पड़ेगा। आप इस चीज को तो कंसिडर करें कि मुझे पेमेंट 6 महीने बाद करनी थी। तो अगर मैं 6 महीने बाद वाली पेमेंट आज कर रहा हूं तो आज कहीं से पैसा भी लाना पड़ेगा। अगर मुझे पेमेंट 6 महीने बाद करनी है, एक तो तरीका ये था 6 महीने बाद ही बैंक से पैसा निकालो, एक 6 महीने के बाद ही कहीं से अरेंजमेंट करो। लेकिन यहां तो आपको 6 महीने पहले अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो आप ये अमाउंट अगर बोरो करते हो तो कितने का पड़ेगा? अगर मैं ये अमाउंट बोरो करता हूं 6 महीने के लिए, तो मुझे 167,280,422 का पड़ेगा। कैसे? मैं 157,998,037 बोरो करूंगा, लोकली बोरो करूंगा, 6 महीने के लिए बोरो करूंगा। 6 महीने के लिए 11.75% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलाकर यह अमाउंट 167,280,422 का पड़ेगा। यानी कि एक तरीका तो यह है कि मेरे पास इतने रिजर्व्स पड़े हुए हों कि मैं 157,998,037 पीकेआर को 490,677 यूरोज में कन्वर्ट करवा लूं। लेकिन अगर बिलफर्ज आपके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए, तो आपने एक पेमेंट 6 महीने बाद करनी थी। अगर वो 6 महीने बाद वाली पेमेंट आज करनी होगी तो आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग करोगे तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो मिलाकर यह अमाउंट 167,280,422 बनेगा, जो आपको बैंक को देना होगा आज से 6 महीने बाद। जो आपको बैंक को देना होगा आज से 6 महीने बाद। ठीक है। अच्छा, अब इफेक्टिव रेट क्या बना? इफेक्टिवली मुझे 5 लाख यूरोस जो मुझे 6 महीने बाद पे करने हैं वो 167,280,422 के पड़ रहे हैं। यानी कि 1 यूरो 334.56 का पड़ रहा है। इफेक्टिवली मुझे 1 यूरो 334.56 का पड़ रहा है। इफेक्टिवली ये पूरी साइकिल जो है, इसमें मैं 5 लाख की लाइबिलिटी को सेटल करूंगा और उसके अगेंस्ट मुझे 167,280,422 का पीकेआर देना होगा। तो 1 यूरो मुझे 334.56 का पड़ता है। अच्छा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या है 6 महीने बाद? 6 महीने बाद एक्सपेक्टेड है कि 1 यूरो मुझे 331.50 का मिलेगा। तो यहां पर कितने का मिल रहा है? यहां पर इफेक्टिवली आपको जो पेमेंट करनी है उसके लिए 1 यूरो जो है वो 334.56 का पड़ रहा है। ठीक है, 334 का समथिंग पड़ रहा है। लेकिन अगर आप वेट करते हो और आप यूरोस को एक्सचेंज आप पीकेआर को एक्सचेंज करवाते आज से 6 महीने बाद,
तो वो पड़ता आपको 331.50 का। तो क्या करना चाहिए भाई, इस केस में हमें अगेन मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन 6 मंथ्स टाइम जो है उसमें जो रेट मिल रहा है वो कम है। अच्छा, ज़रा आईकिप का आंसर भी देख लेते हैं। आईकिप के आंसर में पहले का कंक्लूजन था एज द स्पॉट रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट द कंपनी मे नॉट ऑप्ट टू हेज दिस फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एक्सपोजर, यही हमारा भी कंक्लूजन था। और दूसरे केस के आंसर में एज द स्पॉट रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट द कंपनी मे नॉट ऑप्ट हेज दिस फॉरेन करेंसी पेएबल एक्सपोजर, वही आंसर है। तो इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखिएगा। इसमें आपका पूरा मनी मार्केट हेज रिवाइज हो जाएगा और कुछ स्टेप्स मैंने मेंशन करे हैं, रिसीवेबल का और पेबल का, दोनों का केस इसमें टेस्ट हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।